हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यानी क्लास 10th का यानी मैथ का क्वेश्चंस जो कि हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि ये पिछला जो वर्ष यानी आपका एग्ज़ाम हुआ था प्री बोर्ड का, उसमें जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और अब आपका जो समय है बहुत ही नज़दीक हो गया है। तो आप क्या करें कि अपना जो प्रैक्टिस सेट है या आंसर जिसको बोलते हैं अग्रवाल का ले लीजिए या राजीव प्रकाश कोई भी ले लीजिए और उसको क्या करिए कि सॉल्व करते रहिए, ठीक है। इससे ये आपको फायदा होगा कि जो पिछले साल कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं या बहुत सारे यानी कि 10 वर्षों का अगर आप सेट कर देते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका गड़बड़ नहीं होगा। आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस चैप्टर से कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आ सकते हैं। किसी से होता है कि बहुत कम मार्क्स का आता है, तो कोई उसी में चैप्टर होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग को जानकारी मिल जाएगी कब, जब हम लोग अनसॉल्व्ड हल करेंगे तब। तो उसी उसी के बेस पर यानी कि उसी के बेस पर तो नहीं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का बोर्ड का यानी कि पेपर है, उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले भी हम 2 वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आप यानी कि बोर्ड का एग्जाम जो भी हुआ है पहले उसको सॉल्व करते रहे क्वेश्चन। तो यानी इसमें कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हम बहुत पहले ही बता चुके हैं और इसमें क्या होगा ना कि जो 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 नंबर का यानी पहला है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 3 सेमी तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेमी है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में बताइए, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक ठोस जो है अर्धगोले पर आधारित है, अर्धगोला ये, और कह रहा है ना कि इस पर एक शंकु के आकार का यानी ये ठोस है। कह रहे कि शंकु की ऊंचाई दिया है 4 और ये दे दिया यानी कि इसकी त्रिज्या 3, ठीक है। भाई शंकु की त्रिज्या कहो या फिर आप कहो कि उस गोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या क्या होगी, समान होंगी। और उसके बाद क्या होता है कि अगर ये 4 होगा, ये क्या हो जाएगा यानी तिरछी ऊंचाई, इसको हम लोग बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, यानी कि ये हो गया आपका 5। जब आपका 5 हो गया तो कह रहे हैं कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि जिस हिस्से को हम लोग कितना उसको रंग सकते हैं, ठीक है। यानी कि जितना हम लोग रंग सकेंगे यानी कि डाई कर सकेंगे, कलर कर सकेंगे, वही क्या होगा हम लोग का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। सपोज दैट मान लीजिए कि आपका यानी कि एक सिलेंडर जिसको बोलते हैं बेलन, यानी कि आपका जो मार्कर है ये क्या है, एक प्रकार का बेलन है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या हो गया कि ये आपका दोनों तरफ एक इधर वृत्त है और एक क्या है, इधर वृत्त है। ये दोनों तरफ आपका वृत्त हो गया और वृत्त के साथ साथ यानी कि आपका ये जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या, जो लंबाई की अनुदिश यानी जो आपका क्षेत्रफल है, ये वक्र पृष्ठ और दोनों तह का क्षेत्रफल यानी दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। तो जब तीनों चीज को हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का भी हम मतलब होता है कि ये अब वक्र पृष्ठ को रखना पड़ेगा, उसके बाद दोनों तरफ के यानी वृत्त को, ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ। अगर कोई कहता है कि आप वक्र पृष्ठ बताइए, तो वक्र मतलब होता है टेढ़ापन, यानी कि ये आपका जो बेलन है, ये बेलन छोड़िए, आप रोलर देखे होंगे तो रोलर जितने हिस्से से यानी जितने संपर्क से यानी मिट्टी को दबाता है, सड़क जब बनाता है तो गिट्टी को दबाता है या मिट्टी जो भी कह सकते हैं आप, तो जितना वो संपर्क में आता है ना धरती से, वही वो का क्या होता है, उसका वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है, यानी कि जितना हम लोग रख सकते हैं उतना हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए तो क्या होता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ यानी शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। अब कोई बोले कि यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ को लिया गया है, तो हम लोग ये कहेंगे ना, क्योंकि जो नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल है वो गोले पर रखने से वो खत्म हो गया, उसको हम लोग नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसलिए इसका केवल वक्र पृष्ठ। और फिर कह रहा है कि इस गोले का वक्र पृष्ठ, देखिए गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो यहाँ पर दीजिए अर्धगोला है ना आपका, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। ये हो गया आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो कह रहे हैं कि पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना हो गया, पाई आर एल, और ये गोले का वक्र पृष्ठ कितना हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका मान आपको दिया है तो आप चुपचाप रख दीजिए, यानी कि पाई आर कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर क्या बचेगा, एल प्लस यहाँ पर 2 आर। तो यहाँ पर पाई और आर का मान दिया है 3 और एल का मान दिया है 5 और यहाँ पर 2 गुणे आर का मान दिया है 3।
तो आप रख दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 3 पाई, और यहाँ पर 3 दूना के 6 5 11, यानी कि 33 पाई से भी स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप कैलकुलेशन देख लीजिए, ऐसे ही होगा। तो जिस तरह से हम लोग को कहेगा उस तरह से हम लोग याद कर दिए। ये सब लगता है कि हम बता चुके थे, ठीक है ना, ये सब हम बता चुके थे। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये दिया है, बहुत ही मस्त, यानी कि हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर सॉल्व, अगर जो भी क्वेश्चन है अगर उसको सॉल्व नहीं किए हैं तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। और देखिए प्रैक्टिस से ही आपका बहुत बेहतर होगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग ये केवल सोच लें कि केवल देखेंगे इसे समझ में आ जाएगा, इस सब कुछ नहीं होगा। हम लोग का हथियार यानी कि कलम ही है, अगर उसको जब तक नहीं उठाएंगे तब तक हम चलाना नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर कहते हैं कि जितने भी लोग जाते हैं क्रिकेट देखने, अगर क्रिकेट देखने जाते हैं, अगर केवल देखने से ही सीख जाते हैं तब तो फिर सभी लोग प्लेयर बन जाते हैं। लेकिन नहीं, जो जो लोग देखते हैं उसको फिर कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, तब यानी कि कहीं जाकर वो भी खेलने सीख पाते हैं। तो हम लोग केवल देखने से, यानी वीडियो देखने से या जो भी किताब को लेकर आगे बढ़ जाने से, उसको केवल देखने से नहीं हो सकता। उसको जब तक हम लोग खुद पे यूज नहीं करेंगे तब तक वो कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है कि उसका कुछ हिस्सा आपको समझ में आ जाए, लेकिन बिल्कुल नहीं समझ में आएगा पूरा, ठीक है। तो यही बात है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितने भी आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि पिछले साल के हैं या उससे भी पिछले साल के हैं, उसको आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपका ये जो बहुत बेनिफिट देगा बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है। और पहले से ही प्रेशर रहता है कि नहीं बोर्ड की एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो उसमें आता हुआ सवाल भी क्या होता है, गलती हो जाता है। तो उस तरह से नहीं करना है। अगर आप पहले से सॉल्व किए रहेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत ही लाभ मिलेगा। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, यानी कि इसमें फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरण x माइनस 1/x इक्वल टू 3। कह रहा है कि x माइनस 1/x इक्वल टू 3। कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है कि x इज इक्वल टू नॉट 0। तो कह रहा है कि के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब क्या होता है भैया, x का मान। मूल का मतलब समझ लीजिए x का मान, यानी मूल का मतलब होता है x का मान। तो यहाँ से अब देखिए एलसीएम लीजिए। तो कह रहे हैं कि एक से एलसीएम ले लिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1 बराबर 0। इतना हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर आपका गुणनखंड कभी इस तरह से नहीं बने, अगर आपका गुणनखंड अगर सिंपल तरीकों से नहीं बने, तो अब हम लोग याद करते हैं अपने बाबा जी को, यानी कौन, सिरधराचार्य। सिरधराचार्य जो है ना, तो उनका एक सिद्धांत क्या था कि दुनिया का कोई भी अगर बहुपद दिया हो या गुणनखंड दिया हो तो उसको ज्ञात करने के लिए वो फार्मूला बताए थे कि x या जो कुछ भी आपका अचर है उसके बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यही वो फार्मूला आपको दिए थे और बोले कि भैया ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, जब जब आपको इसकी ज़रूरत लगेगी तो इसको आप यूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि यानी कि छोटे से चींटी को मारना है तो ब्रह्मास्त्र हम लोग छोड़ दें, ऐसा नहीं है। हाँ, ये तभी हम लोग यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे जब हम लोग को ये समझ में आए कि नहीं ये क्वेश्चन अब नहीं लगने वाले हैं या हम लोग सिंपल तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही आपका फार्मूला है और इसी पर हम लोग रखते हैं। देखिए यानी कि ये आपका जो एक्स स्क्वायर के पास में होता है वो होता है ए, और जो एक्स के केवल पास में होता है उसको कहते हैं बी, और जो बिना एक्स के होता है उसको कहते हैं सी। तो देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पर ए बराबर 1 है, बी बराबर -3 है और सी बराबर यानी कि दिया है -1। तो ये इसमें हम लोग रखते हैं अगर, तो एक्स के बराबर क्या होगा, तो -3 तो पहले से है और यहाँ पर माइनस भी करना है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर। तो भाई बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यानी -4 ए कितना दिया है, 1 दिया, और सी कितना दिया है, -1 दिया है, बटे में 2a, 2 और ए क्या है, 1 है। करे कि यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस रूट में यहाँ पर 9 और ये हो जाएगा +4 बटे में 2। अब देखिए यहाँ पर कह रहे कि 1 से बराबर क्या हो जाएगा,
तो 3 प्लस माइनस रूट में 13 और बटे में क्या है 2। तो देखिए एक बात आपको यहीं पर सीखने को मिलता है कि आपका बहुपद, आपका द्विघात हो चाहे त्रिघात हो चाहे चतुर्थ घात हो चाहे पंचम घात हो चाहे कितना भी घात हो, यानी कि जितने घात का आपका बहुपद होगा उतना ही आपका मूल निकलेगा। ठीक है, मूल का मतलब अभी क्या बताया हम हल। अगर मान लीजिए कोई समीकरण दिया रहे यानी 4 घात का, यानी कि x के पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस x, मतलब ऐसे करके दिया रहे जिसमें अधिकतम घात आपका मान लो कि 4 हो गया, तो आपका मूल कितना निकलेगा 4 निकलेगा। अगर मान लीजिए कि आपका समीकरण दे दिया 10 घात का, तो आपका मूल भी कितना निकलेगा 10 निकलेगा। अगर 20 घात का दे दिया तो आपका मूल भी कितना निकलेगा 20 निकलेगा। यानी कि x पर अधिकतम जितना घात होगा किसी समीकरण में उसका उतना ही मूल निकलेगा। अगर मान लीजिए कि 1 घात है तो x का एक ही मूल निकलेगा, और 2 घात है तो x का 2 मूल निकलेगा। 2 मूल का मतलब क्या हो गया कि हल हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अगर ऐसे छोड़ देते हैं कि x=3 प्लस माइनस और रूट में 13/2, अगर इसको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं तो दिक्कत क्या होगा कि हम लोग का केवल एक ही मान आया है, लेकिन हम लोग को कितना ज्ञात करना है 2। क्यों ज्ञात करना है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग का द्विघात समीकरण बन रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई द्विघात समीकरण नहीं, यानी कि n घातीय समीकरण, यानी n घातीय का मतलब क्या है कि किसी समीकरण का यानी अधिकतम घात कितना है n, तो उसमें कितने मूल निकलेंगे n निकलेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कह रहा है ना कि x=, अब यहाँ पर एक बार प्लस वाला ले ले यानी कि, और एक बार क्या हो जाएगा माइनस वाला, तो हम लोग का 2 मूल निकल जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है कि ये 4 नंबर का है, यानी कि हलवा सवाल है उसके लिए 4 नंबर दिया है, यानी कि 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और 4 नंबर इसे फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि बाई 1 गेट 1 फ्री, तो ऐसा है किसी भी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा एक और रोचकता वाली क्वेश्चन आ गए और उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, कोशिश भी करते हैं। देखिए कोशिश तो करना है, सबको कोशिश करना है, हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करेंगे, और मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि कुछ हम क्वेश्चंस को हल कर सकें। ठीक है, करें कि एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखिए यही आपका क्वेश्चन दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर यानी 5 का ख, यानी 5 का क्वेश्चन नंबर ख दिया है और इसी को क्या करना है, इसी को क्या करना है कि सॉल्व करना है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि वर्ग का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अच्छा ठीक है, ये आपके लिए हम होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए हम होमवर्क में दे रहे हैं कि देखिए एक हम लोग बहुत पहले ही सिद्ध किए हैं कि कर्ण पर बना वर्ग, ऐसे समझ लीजिए कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 वर्गों के भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये है भैया कि आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय जब पढ़े हैं तो आप क्या करेंगे कि आराम से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम लोग, यानी कि वही प्रमेय सिद्ध करना है, पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसका सिद्ध करने का 2 तरीका है, मैं एक आपको हिंट दे रहा हूँ, उसको आप क्या करिएगा कि कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, तो एक पहला होगा कि आप त्रिकोणमिति के हिसाब से सिद्ध कीजिए। ठीक है, त्रिकोणमिति के हिसाब से का मतलब क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसा होता है ना। यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और वहीं से हम लोग रख देंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, और उसके बाद वहीं से यानी कि रख देंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, उधर गुणा कर देंगे, ये सब मैटर होता है। तो आप सिद्ध करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, या हम लोग अगले वीडियो में बात भी कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान लग रहा है इसलिए हम छोड़ रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। एक बात और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपके चैप्टर से, यानी जो सांख्यिकी चैप्टर है उसमें से आपका समांतर माध्य, ये माध्यिका, माध्यिका मतलब क्या, माध्यक जिसको बोलते हैं हम लोग, या फिर आपका बहुलक, ये सब चीज़ें पूछेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें पूछेगा, तो उसको हम लोग कैसे हल करते हैं ये पहले हम लोग देखते हैं। देखिए आपका समांतर माध्य निकालने का कितना विधि है, आपका समांतर माध्य निकालने का कितना विधि है। पहली बात तो हम लोग ये समझेंगे कि समांतर माध्य होता क्या है। समांतर माध्य
समांतर माध्य होता क्या है जी भाई, जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अच्छे से आप समझते जाइए, ठीक है ना। अगर समांतर माध्य होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी संख्या अगर दे दे, नॉर्मल ऐसे अगर दे दे, ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि अगर आपका कोई भी ऐसे संख्या दे दे तो आप क्या करेंगे कि समांतर माध्य, जिसको बोल सकते हैं हम लोग औसत, क्या बोल सकते हैं, औसत। तो कह रहे कि टोटल संख्याओं का योग, यानी कि इसका समांतर माध्य क्या करेंगे हम लोग, समांतर माध्य बराबर, तो कहेंगे क्या कि कुल संख्याओं का योग, मान लीजिए ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, ऐसे है। तो कह रहे कि कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग और बटे में कुल संख्याओं की संख्या, ठीक है, बटे में कुल संख्याओं की संख्या, ये आपका समांतर माध्य का जनरल, जिसको कहते हैं सामान्य फार्मूला है। तो आपका यही है कि कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस तरह से न देकर अगर कुछ दूसरे तरीका से, यानी दूसरे तरीके का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका आंकड़ा दे दे, यानी कि जिसको पद कहते हैं, यानी पद दे दे, बारंबारता दे दे, तब क्या हम लोग करते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि ये सिंपल फार्मूला आपसे न पूछकर अगर पद और बारंबारता में दे, तब हम लोग हल करते हैं उसको दो विधियों से, 2 और 3 विधियों से, ठीक है। करेक्ट भैया, अगर सिंपल सा आपको हल करना है तो आराम से 2 विधियों से हल कर सकते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष विधि और एक होता है अप्रत्यक्ष विधि। देखिए, एक होता है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, एक होता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में मान लीजिए ये आपका हो गया, देखिए प्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या हो गया कि यही आपका हो गया x और ये आपका हो गया f, ठीक है। x मान लीजिए दे दिया कि 2, 4, 3, 8, 7, f कुछ दे दिया, f ऐसे कुछ दे दिया ना, तो इन दोनों का गुणा करके, यानी fx यहाँ हम लोग याद कर लेंगे। fx का मतलब क्या हो, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर। यानी कि ये जब हम लोग लिख लेंगे ना, तो इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे, इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे। जितना जोड़ आएगा उसी को हम लोग कहते हैं एफ एक्स। जितना आपका जोड़ आएगा, नहीं, जो एफ और एक्स का गुणनफल है, इन सभी के योग को हम लोग कहते हैं एफ एक्स। और हम लोग क्या करेंगे कि जो एफ है उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी इसको कहते हैं सिग्मा एफ, ठीक है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर कोई आ जाएगा तो हम लोग जरूर हल करेंगे। देखिए, तो कह रहा है ना कि अब अगर इतना आपका सिग्मा एफ एक्स अगर आ गया और सिग्मा एफ आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि समांतर माध्य, यानी कि एक्स पर बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अब बटे में सिग्मा एफ। ये भैया आपका हो गया फार्मूला किस चीज़ का, प्रत्यक्ष विधि का। ये आपका फार्मूला हो गया प्रत्यक्ष विधि का। और अगर मान लीजिए कहता है कि प्रत्यक्ष विधि नहीं, अगर हमको चाहिए यानी कि कल्पित माध्य, क्या होता है कल्पित माध्य, तो कल्पित माध्य भी एक तरीका है, उस तरीके से भी हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन पहले एक प्रत्यक्ष विधि से एक क्वेश्चन इसमें दिया है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, यानी कि इसको हम लोग मिटाते हैं, मिटा दें। हाँ भैया, वीडियो पॉज करके आप नोट करते रहिए, ठीक है। और आने वाला है मज़ा, यानी इसी थ्योरी पर, इसी क्वेश्चन, यानी कि इसी बेस पर हम लोग एक क्वेश्चन को हल करेंगे और आपको बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए, क्या करें कि भैया वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल। देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल दे दिया है, क्या चीज़, तो 520 से 500 से 520, फिर करेंगे 520 से 540, 520 से 540, फिर करें 540 से 560, 540 से 560, फिर करेंगे 560 से 580, 560 से 580, और फिर करेंगे 580 से 600, यानी 580 से 600। देखिए, यानी कि यही दिया है आपका, यानी कि 500 से स्टार्ट किया और यहाँ पर 600 आया है, ठीक है ना। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है कि ये आपका वर्ग अंतराल दे दिया, और फिर बोला है ना यहाँ पर कि यहाँ पर आपका बारंबारता दिया, यानी इसको बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता यानी इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपका बारंबारता, जिसको बोलते हैं हम लोग एफ। एफ क्या दिया है, 12, 14, 18, 8, 12, 14, 8, 6, 10, 6, 10।
ये आपका एफ दे दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि इसको आप समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अगर समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो हम लोग के पास कितने ऑप्शन बनते हैं, 2 या 3। पहली बात करता है कि प्रत्यक्ष विधि से हम लोग हल करें, दूसरी कहता है कि कल्पित माध्य से हल करें, तीसरा कहता है कि पग विचलन, ये आप नाम सुने होंगे, यानी कि प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और पग विचलन। तो भैया पग विचलन और कल्पित माध्य दोनों ही एक ही जैसे हैं, दोनों ही एक ही जैसे हैं। और इसमें क्या होगा कि पहले हम लोग इसको प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए ड्रम ड्रम सबसे पहले यहाँ से एक रेखा खींचिए, खींच दिया, ठीक। ये आपका एफ है और हमको एक्स यानी कि ये वर्ग अंतराल है भैया, यहाँ पर आपका एक्स नहीं है। हमको किसी तरह सबसे पहले एक्स ज्ञात करना होगा, ठीक है। एक्स उसी तरह से ज्ञात करना होगा कि जैसे मान लीजिए कि देखिए अगर मान लीजिए जाते हैं कहीं पर, कोई भोज है, कोई न्योता है, जो भी है आप कह सकते हैं, आपको कुछ इनविटेशन कार्ड मिला है, तो सबसे पहले अगर वहाँ पर अगर दूसरी जगह जाते हैं तो टोकन लगता है ना। तो उसी टोकन के, अगर टोकन आपके पास नहीं है तो आप नहीं एंटर कर सकते, नहीं कर सकते ना। जस्ट उसी के हिसाब से यहाँ पर अगर आपके पास एक्स नहीं है तो आप इसको नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है। एक्स की भूमिका भाई बहुत है हमारे जीवन में। अब देखिए तो यहाँ पर एक्स यानी कि आप यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं। अब कह रहे हैं कि एक्स 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 कैसे ज्ञात होगा, तो भैया इन दोनों को जोड़कर इसके आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ के इसके आधा कर दो, यानी कि 500 520 500 500, अगर दो आपको 500 करोड़ दिया जाए कितना होगा, 1000, यानी 1020 हो गया। तो जो 1020 होने का मतलब क्या है कि 510 कितना होगा, 510, ठीक है। अब 510, अच्छा इन दोनों को जोड़कर आप आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 530। फिर इन दोनों को जोड़कर आधा कीजिए 550, फिर इन दोनों को जोड़कर आधा कीजिए 570, ठीक है ना, यानी कि 570। और उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ के आधा कीजिए तो 590 हो गया। यानी आपका यही आएगा ना, यानी दोनों को जोड़कर आप आधा कर दीजिए तो 590 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या बताएं आपको कि एफ एक्स ज्ञात कीजिए, यानी कि एफ एक्स ज्ञात कर लिए। एफ एक्स ज्ञात कैसे होगा, तो यहाँ से गुणा कीजिए, यानी कि 12 जीरो हो गया, 12 एकम 12 हो गया, और 12 पचे 60, 60 और एक कितना हो गया, 61, इतना हो गया, ठीक है। 12 एकम 12 और 12 पचे 60 एक 61। अब देखिए कह रहा है कि 14, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, 14 42 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, 14 5 70, 70 और यहाँ पर ये 14 42 हुआ था ना, और यहाँ पर यानी 4 बचा है, तो 14 5 70 और 4 74, ठीक है। अब देखिए कह रहे कब इसका इससे गुणा करते हैं, 0 8 5 40 और 8 5 40 4 44। अब इसका इससे गुणा करते हैं, 0 और 7 6 42 4 और 5 6 30 30 4 34, और यहाँ से गुणा करते हैं, यानी कि 5 9 00, इतना हो गया ना। करेक्ट भैया सिग्मा एफ एक्स आप ज्ञात कीजिए, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, जोड़ दो आप, 0 ये 2 यानी 6 हो गया, उसके बाद क्या होगा, ये 4 4 8 8 1 9 9 4 13 13 और 9 13 9 कितना होगा, 22, 22 को 2 हासिल 2। फिर कह रहा है कि 7 6 13 13 4 17 17 3 20 20 5 25 25 और 2 27, 27,260 कितना आ गया, ठीक है। कितना, 27,260, ये आपका सिग्मा एफ एक्स है। और यहाँ पर सिग्मा एफ कितना कह रहा है, तो 12 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 12, यानी 12 के 12 12 24, 24 और 2 26, 26 और 8 कितना हो जाएगा, 26 और 8 हो जाएगा 34, 34 और 6 कितना हो जाएगा 30, और 30 और 10 40, ठीक है। इतना हो गया, ये क्या हो गया आपका सिग्मा एफ हो गया। जब सिग्मा एफ इतना हो गया तो समांतर माध्य का भी हम आपको सूत्र बताया, प्रत्यक्ष विधि वाला। प्रत्यक्ष विधि का भी सूत्र क्या बताया कि एक्स पर बार इक्वल टू यहाँ एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ। भाई सिग्मा हमेशा योग को प्रदर्शित करता है, किस चीज को, योग को। सिग्मा अगर कहते हैं तो क्या वो बताता है, योग। तो कह रहे हैं कि सिग्मा एफ एक्स जो है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान आपको दिया है 27 27 और यहाँ पर 260, और बटे में सिग्मा एफ का मान दिया है कितना
40। आप कटा दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से 24 और 3 बचा है ना, 4 8 32 और यहाँ पर 6, तो 4 एकम 4, 4 5 20। यानी आप कह सकते हैं कि 681। यानी हाँ, यही आपका लगभग में आएगा क्या चीज़, तो आपका समांतर माध्य। ठीक है, यही आपका होगा समांतर माध्य। एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। तो कह रहा है कि यहाँ पर आपका ये दोनों को जोड़ेंगे तो आधा होगा, इन दोनों का भी जोड़ेंगे तो आधा होगा 530, ये यानी कि 550। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, तो 0 8 से 14 यानी कि 700, यानी 1100 आपका हो जाएगा 40, 1140। इसका मतलब भाई इसको जोड़कर हम लोग आधा करें, ठीक है। इसको जोड़ते हैं यानी कि 0, और ये क्या हो जाएगा 8 6 14, और ये 5 5 10 1 11 बटे में 2, 2 5 10 और 2 7 14, यानी कि 570। ये 590 सही है। अब गुणा कर लीजिए, 12 एकम 12 और उसके बाद एक बचेगा, 12 12 पर 60 1 61, ठीक है। 14 3 42 4 और 14 5 70 74। फिर कह रहा है कि 6 8 पर 40 और फिर करेंगे 4 8 पर 40 4 44। फिर करेंगे 6 से 6 7 42 और 4 और 6 5 30 30 4 34। फिर कह रहा है कि इससे यानी गुणा हो गया। फिर करके ऐड कर दीजिए, यानी 0 0 0 0 हो गया, 2 2 4 4 2 6 6 हो गया। उसके बाद 4 4 8 1 9 और उसके बाद 9 9 4 13 13 और 9 कितना हो गया 22 22 और अच्छा हाँ 22 हो गया, 80 2 और 7 से 13 13 और 4 17 17 3 20 20 5 25 25 और 2 27। अब इसको यहाँ पर हम लोग रख दिए हैं और बटे में सिग्मा एफ है। सिग्मा एफ को जोड़ लेते हैं, क्या चीज़ होता है, तो यदि 8 6 14 14 14 28 28 और 12 40, हाँ 28 और 12 40 40 और 10 50। यानी देखिए यहाँ पर यानी आपका मिस्टेक था, यानी कि आपका यहाँ पर मिस्टेक ये था कि 8 6 14 14 14 28 28 12 40 हो गया, 40 10 50 हो गया। अब ये यहाँ पर जब 50 हम लोग करते हैं 50, तो अब देखिए 50 करते हैं तो कुछ कम ही आएगा, क्योंकि आपका जो समांतर माध्य है ना, आपके इसी के बीच में आएगा, आपके इसी के बीच में आना चाहिए समांतर माध्य। ऐसा थोड़ा है कि 500 से 600 तक ही है और आपका आंसर आ गया 750 8.5 लाख, ऐसा थोड़े आ सकता है। समांतर माध्य का मतलब है कि जो शुरू से बिंदु दिया है और लास्ट, इन दोनों के बीच में वो स्थित होना चाहिए, ठीक है ना, वही समांतर माध्य आपका होगा। यहाँ से भाग दे लीजिए, तो 5 5 25 2 बचा है, 5 का 20 2 बचा है और 50 25 और उसके बाद 5 गुना के 10। यही आपका हुआ समांतर माध्य, यानी 545.2, ठीक है। आपका 545.2 यही आपका क्या हो गया समांतर माध्य, ठीक है। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, ये आपका हो गया प्रत्यक्ष विधि, आपका हो गया ये प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़, तो करें कि एक त्रिकोणमिति का सवाल दिया है आपका। त्रिकोणमिति का भी जो चैप्टर है बहुत ही मस्त है, बहुत ही मस्त है, थोड़ा मोड़ा नहीं। और उसमें भी अगर एक क्लास हम लोग ले लेते हैं त्रिकोणमिति में, तो आ जाएगा हम लोग को मज़ा, ठीक है ना। देखिए कह रहे कि साइन 60 कॉस 30, भैया कह रहे कि साइन 60 कॉस 30, उसके बाद कह रहे कि माइनस साइन 30 और उसके बाद कह रहे कि कॉस 60। देखिए कह रहे कि इसको ज्ञात करके लाना है, यानी 1/2 प्रूफ करना है, ठीक है ना, प्रूफ करना है। कह रहे कि ये 2 नंबर का आपका है, ये आपका 2 नंबर का है। कह रहे कि इतना दिया है, इसको प्रूफ करना है। एक अगर बात किया जाए तो ये एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है और आप झटके से हल कर देंगे। देखिए आप पढ़े होंगे साइन ए माइनस बी, आप पढ़े हैं साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है त्रिकोणमिति में, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आपका यानी त्रिकोणमिति का फार्मूला हुआ। तो कह रहे कि भैया इसी आधार पर एकदम मिलाइए कि जो ए है आपका 60 है, यानी इसको ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी। तो देखिए ए को 60 हम लोग मानेंगे ना, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर क्या हो गया बी हो गया ना। तो क्या बोला कि साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, यही आपका फार्मूला हो गया। तो जब जब अगर ऐसा हम लोग देखेंगे तो हम लोग चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, और ए के स्थान पर 60 है और बी के स्थान पर 30 है।
तो अगर हम लोग देखते हैं क्या चीज़, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा साइन 30 आएगा, यहाँ से 1/2। तो ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को हल नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चंस ये हल करने के लिए नहीं दिया है। हाँ, अगर आपको नहीं आ रहा है, जिसे कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि कुछ नहीं से तो कुछ तो बढ़िया ही होगा, तो आप इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। कब? जब आपको नहीं आएगा तब। यानी कि किस तरह से नहीं आएगा, तो देखिए, अगर आपको इसको हल करना है तो सबसे पहले आसान विधि ये भी है कि इसका जितना है उतने के वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, मान उसको रख दें। तो साइन 60 का कितना होता है, √3/2, और कॉस 30 यानी 30 का कितना होता है, तो इसका भी वही होता है, ठीक है, माइनस। अब देखिए, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और कॉस 30 अंश का मान होता है कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। जब इतना हो जाता है तो आप गुणा करिए 3/4 और 1/4। इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2/4, और ये हो जाएगा आपका 1/2, जो कि आराम से उससे भी आसानी से लग गया। तो इसको हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर जो नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब देखिए, इसमें बोला है कि ये एक और त्रिकोणमिति का फार्मूला आ गया, यानी त्रिकोणमिति का सूत्र एक और आ गया, इसको यूज करना होगा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि इसको आप दूसरे विधि से हल कर सकते हैं, तो आ जाएगा। करें कि tan 52, tan 60, tan 38, tan 30, ठीक है। देखिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए, कह रहा है ना, कह रहा है कि tan 52, tan 60, tan 38, tan 30 = 1, यही कह रहा है, ठीक है ना, यही कह रहा है। तो अब अच्छा, एक बात और देखिए, tan यहाँ पर 52 कर दिया, और यहाँ पर tan 60। अच्छा, tan 38 जो है, इसको हम लोग tan 90 माइनस यानी कि 52 कर सकते हैं ना, आराम से हो सकता है भाई। दोनों को घटाएंगे, यहाँ 38 आपका होगा, एकदम पक्का बोलेगा 38। अब देखिए, यहाँ पर जो tan 30 दिया है, tan 30, तो भैया tan 30 हम लोग क्या लिखेंगे, tan 60 अंश का मान होता है √3, और tan 30 अंश का होता है 1/√3। हो गया ना, ये तो कट गया। अब कह रहा है कि tan 52 है, और यहाँ पर देखिए tan 90 माइनस थीटा, ये आपका थीटा है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cot थीटा, यानी कि cot 52। अब देखिए, tan 52 और cot 52 को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan 52, और ये भी आपका कट का आ जाएगा, यानी कि आंसर 1, जो कि आपको RHS में लाना था, तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, आपको बिल्कुल भी एग्जाम में घबराना नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा कि अब आज तक वीडियो यहीं पर, उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग बंद करते हैं, ठीक है। तब तक ले जय हिंद।